नमस्कार। एमकॉम फाइनल एबीएसटी के विद्यार्थियों का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स पेपर 5 फिफ्थ जो पेपर है उसकी क्लास में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमने कंपनी करदाता के व्यवसाय और पेशे से लाभ की गणना करने के लिए स्पष्टतया स्वीकृत व्ययों के बारे में हमारा ये टॉपिक चल रहा है और उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम जो बिंदु ले रहे हैं वो है कि निर्दिष्ट व्यवसाय पर किए गए व्यय के संबंध में कटौती, धारा 35 AD। तो निर्दिष्ट व्यवसाय कौन सा होगा, इसकी क्या परिभाषा है वो हम स्पष्ट करते हैं कि निर्दिष्ट व्यवसाय से आशय धारा 35 AD एक्ट C के अनुसार निर्दिष्ट व्यवसाय से उन व्यवसायों में हैं जो एक या आगे लिखे हुए व्यवसाय हैं जो एक या अधिक व्यवसाय में हैं, जिसमें सबसे पहला जो दे रखा है आपका कि शीतगार श्रृंखला सुविधाओं कोल्ड चेन फैसिलिटी की स्थापना और उनका संचालन किसी भी व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल 2009 को या उसके बाद किया गया हो। कृषि उत्पादों के भंडार के लिए गोदामीकरण सुविधाओं की स्थापना और उनका संचालन किसी भी व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल 2009 के बाद किया गया। देश के आर पार प्राकृतिक गैस या क्रूड या पेट्रोलियम तेल के वितरण के लिए पाइपलाइन नेटवर्क बिछाने एवं उसका संचालन करने का कार्य किसी भी व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल 2007 को या इसके बाद किया गया हो। इसमें भंडारण की सुविधा भी सम्मिलित है। भारत में कहीं भी 2 सितारा या उससे ऊपर के वर्ग के लिए होटल का निर्माण एवं संचालन किसी भी व्यक्ति द्वारा 1 अप्रैल 2010 को या उसके पश्चात भारत में कहीं भी कम से कम 100 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण और संचालन 1 अप्रैल 2010 को या उसके बाद किसी अधिसूचित परियोजना का विकास एवं निर्माण किसी भी व्यक्ति के द्वारा 1 अप्रैल 2010 को या इसके पश्चात किया गया हो। यह योजना अधिसूचित की गई गंदी बस्ती पुनर्विकास या पुनर्विकास की किसी योजना के अंतर्गत होनी चाहिए। केंद्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा बनाई गई एवं बोर्ड द्वारा अधिसूचित की गई खर्चा वहन करने योग्य आवास संबंधी परियोजना के तहत आवासीय योजना का 1 अप्रैल 2011 को या इसके बाद निर्माण करना विकास करना। 1 अप्रैल 2011 को या इसके बाद खाद निर्माण के लिए नया प्लांट लगाना अथवा मौजूदा प्लांट में नई क्षमता बढ़ाने का कार्य करना। 1 अप्रैल 2012 को या इसके बाद अंतर्देशीय औधन डिपो इनलैंड कंटेनर डिपोट या आधन ढुलाई स्टेशन कंटेनर फ्रेट स्टेशन की स्थापना और उसका संचालन। 10वां बिंदु है कि 1 अप्रैल 2012 को या इसके बाद मधुमक्खी पालन शहद अथवा मोम का उत्पादन करना। 1 अप्रैल 2012 को इसके बाद चीनी के भंडारण के लिए गोदामीकरण। 1 अप्रैल 14 को या इसके बाद लौह अयस्क के परिवहन के लिए स्लरी पाइपलाइन को डालना अथवा परिचालन करना। एक अर्धचालक वेफर फैब्रिकेशन निर्माण इकाई की स्थापना तथा परिचालन करना आदि, यदि यह इकाई बोर्ड द्वारा अधिसूचित हो। और 1 अप्रैल 2017 को या उसके बाद आधारभूत सुविधाओं का विकास करना अथवा रखरखाव करना एवं संचालित करना। ये इस प्रकार के जो व्यवसाय हैं, करीबन 14 बिंदु जो कि आपके सामने इस स्क्रीन पे भी आ रहे हैं, इनको आप आसानी से अध्ययन कर सकते हैं। ये ऐसे व्यवसाय हैं जिनको कि निर्दिष्ट व्यवसाय की परिभाषा के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इनकी प्रारंभ होने की अवधि 2009 भी है, 7 भी है, 10 भी है, 2011, 12, 14 आदि अलग अलग व्यवसाय के लिए अलग अलग तिथि दे रखी है। उसके पश्चात ये वो प्रारंभ होना। तो ये ऐसे व्यवसाय हैं जो कि निर्दिष्ट व्यवसाय हैं। तो इसमें इस पर किए गए व्यय के संबंध में कटौती है। अब कटौती की प्रकृति एवं सीमा। किसी भी करदाता को पूर्णतः निर्दिष्ट व्यापार के उद्देश्यों के लिए किए गए पूंजीगत व्यय की संपूर्ण राशि की कटौती उस गत वर्ष में दी जाएगी जिस गत वर्ष में निर्दिष्ट व्यापार चलाया गया है तथा ऐसा व्यय किया गया है। परंतु यदि ऐसा व्यय व्यापार प्रारंभ करने से पूर्व किया जा चुका है तथा व्यवसाय प्रारंभ करने की तिथि को
ऐसे व्यय को करदाता की पुस्तकों में पूंजीकृत कर दिया जाता है तो कटौती उस गत वर्ष में दी जाएगी जिसमें करदाता ने निर्दिष्ट व्यवसाय को प्रारंभ किया गया। तो स्पष्ट है कि संपूर्ण पूंजीगत व्यय की कटौती करदाता को उसी गत वर्ष में दी जाएगी जिस गत वर्ष में निर्दिष्ट व्यापार चलाया गया हो, प्रारंभ किया गया हो। और अगर पहले निर्दिष्ट व्यय कर दिया गया है, व्यापार प्रारंभ बाद में हो तो, और उनको पूंजीकृत कर दिया हो, व्ययों को अगर पूंजीकृत कर दिया है तो फिर उस गत वर्ष में कटौती दी जाएगी जिस गत वर्ष में निर्दिष्ट व्यवसाय को प्रारंभ किया गया है। स्पष्ट है, संपूर्ण व्यय की कटौती दी जाएगी। दूसरा, आवश्यक शर्तें इसके अंतर्गत हैं। आवश्यक शर्तों में निम्न शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक है। नंबर 1, निर्दिष्ट व्यवसाय की स्थापना से पहले से मौजूद किसी व्यवसाय के पुनर्निर्माण या जोड़ तोड़ द्वारा नहीं की गई। निर्दिष्ट व्यवसाय की स्थापना किसी भी उद्देश्य के लिए पूर्व में ली गई किसी मशीन या प्लांट के हस्तांतरण से नहीं की गई है, और यदि पूर्व में काम में ली गई प्लांट और मशीनरी का मूल्य निर्दिष्ट व्यवसाय में काम में ली गई मशीनरी के कुल मूल्य के 20% से अधिक नहीं है तो माना जाएगा कि यह शर्त पूरी हो गई है। इसी प्रकार विदेश से आयातित पुरानी मशीन के संबंध में भी इस शर्त को पूरा मान लिया जाएगा, बशर्ते ऐसी मशीन का उपयोग आयात करने से पूर्व भारत में नहीं हुआ हो और भारतीय आयकर अधिनियम के तहत ऐसी प्लांट और मशीन के संबंध में किसी प्रकार की हास छूट नहीं दी गई है। तीसरी जो शर्त है कि यदि निर्दिष्ट व्यवसाय देश के आर पार प्राकृतिक गैस अथवा क्रूड या पेट्रोल वितरण के लिए नेटवर्क बिछाने और उसका संचालन करने का है तो ऐसे व्यवसाय को निम्न अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होगा। इसमें पहली शर्त है कि ऐसा व्यवसाय भारत में पंजीकृत कंपनी या ऐसी कंपनियों के संघ या केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अंतर्गत गठित किसी प्राधिकरण या बोर्ड या निगम के स्वामित्व में है। दूसरा, कि ऐसा उपक्रम पेट्रोलियम में प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा अनुमोदित है और केंद्र सरकार द्वारा राजकीय गजट के माध्यम से अधिसूचित है। तीसरी, इसकी कुल पाइपलाइन क्षमता का 1/3 भाग करदाता एवं उसके किसी संबंधित व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति द्वारा सामान्य कैरियर के आधार पर किए जाने के लिए उपलब्ध है। चौथा पॉइंट, इसका परिचालन 1 अप्रैल 2007 या इसके बाद प्रारंभ किया जाता है अथवा कर दिया गया है। यह निर्दिष्ट अन्य शर्तों की भी पूर्ति करता है। तो अगर देश के आर पार प्राकृतिक गैस, क्रूड या पेट्रोल के वितरण के लिए अगर कोई नेटवर्क बिछाने और उसके संचालन का अगर व्यवसाय है तो उसके लिए ये उपरोक्त शर्तें पूरी करना आवश्यक होगा। अगले जो शर्त है, निर्दिष्ट व्यवसाय एक नई आधारभूत सुविधा विकसित करने, रखरखाव करने और संचालित करने और विकसित करने, रखरखाव करने और संचालित करने का है तो ऐसे व्यवसाय को निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति करना आवश्यक होगा, जिसमें कि ऐसा व्यवसाय भारत में पंजीकृत किसी कंपनी या ऐसी कंपनी के संघ, केंद्रीय या राज्य अधिनियम के अंतर्गत गठित या स्थापित किसी प्राधिकरण या बोर्ड या निगम के स्वामित्व में है और उपयुक्त वाक्य में जो वर्णित संस्था ने नई आधारभूत संरचना विकसित करने अथवा रखरखाव करने और संचालित करने, विकसित करने, रखरखाव करने और संचालित करने के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार या स्थानीय सत्ता या अन्य किसी वैज्ञानिक संस्था से कोई समझौता कर लिया है तो ये शर्तें पूरी करना आवश्यक होगा निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में अगर कटौती प्राप्त करनी है। ऐसे व्यय के संबंध में अगला जो पॉइंट है कि ऐसे व्यय के संबंध में अन्य किसी गत वर्ष या धारा के तहत कटौती नहीं। ऐसे व्यय के संबंध में यानी निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में किए गए व्यय के संबंध में अन्य किसी धारा के तहत किसी भी गत वर्ष में कोई कटौती नहीं दी जाएगी, स्पष्ट है। और इसी प्रकार इस धारा के तहत भी किसी गत वर्ष में कटौती नहीं दी जाएगी। अगला जो पॉइंट है कि अध्याय 6 है, चैप्टर 6 है
कि आय संबंधी कोई कटौती नहीं दी जाना। यदि धारा 35 एडी के अंतर्गत कटौती की मांग की गई है और कटौती स्वीकृत हो गई है तो उसी कर निर्धारण वर्ष के लिए किसी भी अन्य कर निर्धारण वर्ष के लिए करदाता को निर्दिष्ट व्यवसाय के संबंध में धारा 10AA और अध्याय 6A की आय संबंधी कोई भी कटौती नहीं दी जाएगी। ऐसी संपत्ति को अन्य उद्देश्यों के हेतु प्रयोग करने पर जिस संपत्ति के संबंध में धारा 35 एडी के अंतर्गत कटौती स्वीकृत की जाती है उस संपत्ति के प्राप्त करने अथवा निर्माण के गत वर्ष से प्रारंभ करके 8 वर्षों की अवधि के लिए निर्दिष्ट व्यवसाय के लिए प्रयुक्त करना होगा और इस अवधि में ऐसी संपत्ति का प्रयोग निर्दिष्ट व्यवसाय के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए अगर किया जाता है तो पूर्व में स्वीकृत की गई कटौती की राशि को करदाता की व्यापार और पेशे के लाभ शीर्षक की कर योग्य आय मान लिया जाएगा। ठीक है, परंतु इसमें धारा 32 के अनुसार स्वीकृत की जाने वाले हास की राशि की गणना यह मानकर की जाएगी कि यह संपत्ति प्रारंभ से ही व्यवसाय के लिए प्रयुक्त हो रही है और इस हास की राशि को कम कर दिया जाएगा। यदि किसी संपत्ति के संबंध में धारा 35 एडी के अंतर्गत कटौती स्वीकृत हुई हो और उस संपत्ति के ध्वस्त होने, नष्ट होने अथवा हस्तांतरित होने पर कोई राशि प्राप्त होती है तो इस प्रकार प्राप्त राशि धारा 28(7) के अंतर्गत कर योग्य होगी। ऐसी स्थिति में उक्त प्रावधान लागू नहीं होंगे। अन्य प्रावधान कि पूंजीगत प्रकृति के व्ययों में भूमि, ख्याति या वित्तीय प्रलेखों की प्राप्ति पर किए गए व्ययों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। किसी व्यय के संबंध में किसी एक व्यक्ति को प्राप्तकर्ता के खाते में जमा होने वाले चेक या बैंक ड्राफ्ट या बैंक के खाते के इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अलावा अन्य किसी माध्यम से एक दिन में किया गया भुगतान अथवा भुगतानों का योग 10,000 से अधिक राशि का हो तो ऐसे व्यय को पूंजीगत प्रकृति के व्ययों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। करदाता के लिए आवश्यक है कि वह कर निर्धारण वर्ष से संबंधित गत वर्ष में ऐसे व्यवसाय के बही खातों का अंकेक्षण चार्टर्ड अकाउंटेंट से कराए और अपने आय के नक्शे के साथ ऐसे अंकेक्षण की रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करे जो विधिवत रूप से लेखापाल द्वारा प्रमाणित और हस्ताक्षरित हो, अन्यथा इस धारा की कटौती स्वीकृत नहीं की जाएगी। शीतगार श्रृंखला सुविधा कोल्ड चेन फैसिलिटी से तात्पर्य वैज्ञानिक रूप से नियंत्रित दशाओं में कृषि तथा वन उत्पाद, मांस उत्पाद, पोल्ट्री, सामुद्रिक तथा डेयरी उत्पाद, बागवानी, पुष्प कृषि, मधुमक्खी पालन आदि संबंधी उत्पादों के भंडारण या परिवहन के लिए सुविधाओं की श्रृंखला से है, जिसमें ऐसे उत्पादों के परीक्षण के लिए प्रशिक्षण और अन्य आवश्यक सुविधाएं भी सम्मिलित है। 5वां जो पॉइंट है कि करदाता से संबंधित व्यक्ति से निम्न आशय। करदाता से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अथवा एक या अधिक मध्यस्थों के माध्यम से करदाता के प्रबंध नियंत्रण पूंजी में भाग लेता है। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो करदाता की पूंजी में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 26% या अधिक मताधिकार वाले अंशों को धारण करता है। ऐसा व्यक्ति जो करदाता के निदेशक मंडल अथवा संचालक मंडल के सदस्यों के 50% से अधिक की नियुक्ति करता है अथवा एक या अधिक कार्यकारी निदेशक अथवा संचालक मंडल के एक या अधिक कार्यकारी की नियुक्ति करता है। और चौथा, ऐसा व्यक्ति जो करदाता के कुल ऋणों के 10% या अधिक के लिए गारंटी देता है। तो करदाता के अंतर्गत ये 4 पॉइंट्स जो है शामिल किए गए हैं। तो निर्दिष्ट व्यवसाय पर किए गए व्यय के संबंध में ये कटौती आज हमने अध्ययन की है। आप लोग इसमें जो स्लाइड्स दे रखी है उन सभी स्लाइड्स को प्रिय विद्यार्थियों अच्छी तरह से पढ़ें, ध्यान दें, और चूँकि ये थोड़ा विस्तृत है, सभी पॉइंट्स को पूरा ध्यान में रखते हुए इस कटौती को पढ़ने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।